नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में जल संसाधन। भारत में जल संसाधन कैसे हैं और किस प्रकार से हैं हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो जल संसाधन क्या होता है। जल संसाधन सामान्यतः मानव की आवश्यकता, मानव की कौन सी आवश्यकता? पेयजल की व सिंचाई की, पेयजल की और सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो जलीय प्रतिरूप है वो क्या कहलाता है? जल संसाधन कहलाता है। अब जल संसाधनों की बात करें तो पूरी पृथ्वी पर 71% भाग पर तो है जल और 29% भाग पर क्या है? स्थल भाग। अब ये 71% भाग है, उसमें जल है, उसमें भी 97% भाग है वो कैसा है भाई? लवणीय जल है। और 3% भाग है वो कैसा है? लवणीय जल है। यानी जो पीने योग्य है, पीने योग्य जल कितना है? 3% और बाकी कितना है? 97%। अब हम भारत की बात करते हैं इसमें कि जो भारत है, इस भारत में टोटल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% भाग तो क्षेत्रफल का ऐसा, क्षेत्रफल कितना है? 4.23% भाग, तथा इसमें विश्व के जनसंख्या का 17.5% भाग है। कितना? 17.5% भाग। जनसंख्या कितना है? 17.5% भाग। और इसके बाद विश्व में जो जल संसाधन है उसका मात्र कितना % भाग है? 4% भाग। कहाँ पर है? भारत में। तो ये भारत में क्षेत्रफल, जनसंख्या और जल संसाधनों की तुलना हुई तो भारत देखिए तो पूरे विश्व का बहुत कम जल संसाधन भारत में मिलता है। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर जो 3% लवणीय जल है, अलवणीय जल है, उसमें से 69% जो जल है, 3% अलवणीय जल की बात बोल रहा हूँ मैं, अलवणीय जो पीने योग्य है, इसमें 69% जल है हिमटॉपी या हिम क्षेत्रों में, तथा इसमें ही आपके 30% जल है वो भूमिगत क्षेत्रों में, और मात्र 1% जल है वो पेयजल के रूप में हम प्राप्त करते हैं। तो बताओ कि जो 3% लवणीय जल है उसमें भी मात्र हमारे लिए कितना है? 1%। बाकी हिमटॉपी यानी बर्फीले प्रदेश है, और दूसरा भूमिगत क्षेत्र है, और तीसरा कौन सा है? पेयजल है। तो 3% लवणीय जल भी है, वो उसमें कितना % रह गया? 1% जल हमारे लिए रह गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जल है वो हमें पेयजल है या ये सिंचाई वाला जल है, जो भी है वो हमें प्राप्त होता है, और प्राप्त होने का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा है। प्राप्त होने का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा है। और वार्षिक वर्षा, भारत की वार्षिक औसत वर्षा की बात करें, भारत की वार्षिक औसत वर्षा 108 सेंटीमीटर है। कितनी है? 108। और विश्व में कितनी है? 97। और राजस्थान की कितनी है? 47.41 सेंटीमीटर। ये तो राजस्थान की है। और विश्व की कितनी है? 97। और भारत की कितनी है? 108 सेंटीमीटर। अब 108 सेंटीमीटर है, उससे हमें लगभग 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। कितना? 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। इससे हम 1869 घन किलोमीटर जल है, ये जो जल है वो किसमें? सतही जल के रूप में हमें मिलता है। और इसके अलावा 1341 घन किलोमीटर जल है, ये वाष्पीकरण से वापस उड़ जाता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है इसका, वाष्पीकरण। और 790 घन किलोमीटर जल है, ये 790 घन किलोमीटर जल कहाँ चल जाता है? भूमिगत जल के रूप में। तो हमारे यहाँ
कितने सतही जल में कितने रह गया 1869, यानी 1869 वाले जल का हम क्या करते हैं उपयोग करते हैं। इस 1869 जल की बात करूं तो इस 1869 जल में भी आपके 690 घन किलोमीटर जल 90 घन किलोमीटर जल सतही और 433 घन किलोमीटर जल भूमिगत। इस प्रकार 1123 घन किलोमीटर जल का मानव उपयोग करता है, यानी 1123 घन किलोमीटर जल का हमारे भारत में क्या है उपयोग किया जाता है। टोटल 4000 में मानव 1869 में भी कितना 690 और 433 इसमें ये सिंचाई और पेयजल में उपयोग करता है 1869, यानी लगभग सतही जल का 60% के लगभग हम क्या करते हैं उपयोग कर लेते हैं। बाकी किसका करते हैं भूमिगत जल का। सतही जल का कितना आपका 1869 में 690 घन किलोमीटर से भी क्या हो जाएगी ज़्यादा। अब इस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, जो अनियमितता को पूर्ति करने के लिए हमें सतही और भौम जल के सही उपयोग की आवश्यकता है। सतही और भौम जल के सही उपयोग की आवश्यकता है। अब सतही और भौम जल कहाँ कहाँ किन किन स्रोतों से मिलता है तो हम देखते हैं कि भारत में जो सतही जल के स्रोत हैं उसमें वही नदियाँ आती हैं, झीलें आती हैं, तालाब आते हैं और भौमजल है उसमें कुएं नलकूप आते हैं। अब हम इनकी बात करें कि दोनों ही स्रोत है, चाहे सतही है चाहे भूमजल है, दोनों ही स्रोतों में सर्वाधिक प्रयोग किस में किया जाता है सिंचाई में, फिर उद्योगों में और फिर घरेलू कार्यों में। तो अभी बताया कि लगभग 690 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष जल की आवश्यकता है हमें, और हमारे यहाँ जल स्रोत लगातार कम हो रहे हैं। तो जल स्रोत जो लगातार कम हो रहे हैं, इन जल स्रोतों के लगातार कमी को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यक है जल के प्रबंध का। कैसे करें जल का प्रबंधन? तो जल प्रबंधन क्या है? जल प्रबंधन, देखो जल प्रबंधन है जल का सही व्यवस्थित उपयोग करना। अब व्यवस्थित उपयोग कैसे करेंगे? तो व्यवस्थित उपयोग के लिए हम सबसे पहले जो जल है उसके अनियमित उपयोग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। भाई सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ को वेस्टेज होने से बचाना है तो उसका उपयोग क्या करना है, सही करना है, यानी अनियमित उपयोग को क्या करना है, कम करना है, यानी नियमित उपयोग करना है उसका। ऐसा नहीं है कि हम वेस्टेज कर रहे हैं उसको। अब इसके बाद हम बात करें दूसरी बात कि अब इसको हम कैसे संरक्षित करें, तो हम क्या बनाएं, बांध बनाएं, हम क्या बनाएं, जो जोड़े बनाएं, हम जल संरक्षण की इकाइयाँ निर्मित करें और हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए प्रयास करें। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए क्या करें, प्रयास करें, जिससे क्या होगा कि जल का प्रबंधन होगा। और सबसे बड़ी बात, लोगों में जागरूकता लाए, लोगों में जागरूकता लाएं, जल के प्रति उन्हें सचेत करें कि जल है एक सीमित संसाधन है, अगर उसका हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि 3% जल ही है पेयजल, ठीक है, और जो मीठा जल है वही जल है वो ज़्यादातर मात्रा में क्या है, सिंचाई के काम में लेते हैं ज़्यादातर मात्रा में। वैसे तो क्या है कि आजकल जो लवणीय
जो लवणीय जल है उसका भी हम क्या कर रहे हैं, पेयजल और सिंचाई में प्रयोग करने लगे। तो ये जल के प्रबंधन। अब जल प्रबंधन के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने लगाई है, जिसमें भाखड़ा नांगल जो पंजाब हिमाचल प्रदेश की योजना है, जैसे चंबल परियोजना, चंबल नदी पे अनियमितता को कम करने के लिए बनाई गई है, ये आपकी मध्य प्रदेश और राजस्थान की योजना है। जैसे माही योजना आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। ऐसे ही आपके जैसे नागार्जुन बांध का किस बनाया गया है, कृष्णा नदी में का बनाया गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। जैसे टिहरी बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में। इस प्रकार से काफ़ी योजनाएं हैं जो जल प्रबंधन के लिए कार्य कर रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं काम कर रही है और उनके क्या परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, और वह उन क्षेत्रों में अपना जो परिणाम दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। क्योंकि भारत में 1998 में 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं आई थी। एक महत्वाकांक्षी योजना थी नदी जोड़ो परियोजना और एक महत्वाकांक्षी योजना थी वो थी गांव सड़क परियोजना। ये दोनों ही परियोजनाएं ऐसी थी कि पूरे भारत के क्षेत्रों को सड़क के माध्यम से और नदी के माध्यम से जोड़ने की, क्योंकि भारत जो है अगर उसकी हम बात करें तो भारत देश में भी अपने वर्षा की अनियमितता है, जल संसाधनों की अनियमितता है, उसका सीधा सा रीजन है भौतिक विषमता। और इस भौतिक विषमता को दूर करने के लिए नदी जोड़ो परियोजना अपने आप में एक महत्वपूर्ण परियोजना मानी। भाखड़ा नांगल परियोजना, ये परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। सर लुइस डेन ने सबसे पहले इस नहर के बारे में, इस परियोजना के बारे में विचार किया। 1944 में पंजाब के राजस्व मंत्री छोटूराम और बिलासपुर के राजा में एक समझौता हुआ और 8 जनवरी 1945 को नहर की जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है वो स्टार्ट हो गई। 17 नवंबर 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कंक्रीट से बने इस बांध के बांध का क्या किया, शिलान्यास, यानी उसका जो आरंभ किया काम। और 22 अक्टूबर 1963 को ये बन के पूरा हो गया। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही क्या किया, इसका उद्घाटन किया और इस बांध को पुनरुद्धित इस बांध को पुनरुत्थित भारत के नवीन मंदिर और चमत्कारी विराट वस्तु तथा सभी बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। राजस्थान का इस बांध परियोजना में देखें तो राजस्थान के लिए ये परियोजना, एक बार हम इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि भाखड़ा जो भाखड़ा बांध है, इस भाखड़ा बांध के पीछे एक सागर है। इस सागर को जो कृत्रिम बांध है ये, और ये कृत्रिम जो सागर है उसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे गोविंद सागर रखा गया। और उसके आगे जो भाखड़ा बांध है, ये भाखड़ा जो बांध है इसकी ऊंचाई 226 मीटर है और यह भारत का गुरुत्वीय आधार पर सबसे ऊंचा बांध है। गुरुत्वीय आधार पर सबसे ऊंचा बांध, वैसे सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, 261 मीटर।
जो कहाँ है, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी पे बना हुआ है। और भागीरथी कौन सी, गंगा की साइड नदी है, उस पर उत्तराखंड में। ये जो गुरुत्वीय आधार पे सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध से आगे 13 किलोमीटर आगे आपके एक दूसरा बांध बना है। ये जो भाखड़ा बांध है ये तो बना है बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। और नांगल बांध बना है पंजाब में रोपड़ के पास, पंजाब में रोपड़ के पास। 29 मीटर ऊंचा यह बांध, 304.8 मीटर चौड़ा लंबा ये बांध। यह बांध महत्वपूर्ण है, बिजली उत्पादन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे नांगल हाइडल और कोटला और गंगवाल ये 3 प्रमुख विद्युत परियोजनाएं बनी हैं। इसके अलावा सिंचाई के लिए भी है। इससे दाई नहर है, जो दाई ओर, यानी इस नहर के वो बड़ा भाग हो गया दाई ओर। दाई ओर जो नहर निकली उसका नाम है विष्ट दोआब नहर, विष्ट दोआब नहर जो पंजाब में है। तथा जो बाई ओर 2 नहरें निकली। एक नहर तो निकली इसमें भाखड़ा नहर, एक तो कौन सी निकली, भाखड़ा। और जो दूसरी नहर निकली वो है यमुना लिंक नहर, जो यमुना से जा कर के मिल जाती है। एक तो भाखड़ा नहर जो राजस्थान में आती है और राजस्थान में सिंचाई करती है। राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचाई जो होती है सर्वाधिक मात्रा में कौन से जिले में होती है, हनुमानगढ़। ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाखड़ा नहर से सिंचाई कौन से जिले में होती है, तो किस में होती है भाई, हनुमानगढ़ में होती है। और यमुना लिंक नहर जो यमुना से मिलती है भाखड़ा नांगल बांध में, नांगल बांध से एक नहर निकाली गई जो कहाँ मिलती है, यमुना से मिलती है। और तीसरा विष्ट दोआब, यानी दो नहरें, एक तो बाई ओर और एक दाई ओर। इसके दाई ओर जो नहर निकली विष्ट दोआब, और बाई ओर जो एक मुख्य नहर निकली वो कौन सी है, भाखड़ा नांगल, जो राजस्थान के लिए है। और जो बाई ओर एक दूसरी नहर निकली वो कौन सी है, यमुना लिंक नहर। अब ये भाखड़ा जो नहर निकली इसी से मतलब है राजस्थान का। ये भाखड़ा जो नहर है इसे नांगल बांध के निर्माण की बात करें तो 1952 में इसका निर्माण हुआ। और इस बांध पर 1493 मेगावाट का बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना, 1493 मेगावाट। और इस परियोजना के 15.22% का हिस्सा किसका है, राजस्थान का है। और राजस्थान को कितनी बिजली आती है नांगल बांध से, 227.32 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलती है। तो इस प्रकार हमने भाखड़ा नांगल परियोजना को पढ़ा कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है जो 48 में शुरू हुई और 63 में बनी। 2 बांध बने हैं, एक तो भाखड़ा बांध, एक नांगल बांध। और इसके पीछे गोविंद सागर बांध जो सागर है, तालाब यानी बांध है, सबसे बड़ा कृत्रिम बांध है। और इस पे भाखड़ा नहर जो निकली है वो राजस्थान को क्या करती है, लाभान्वित करती है। राजस्थान में कौन सा जिला लाभान्वित है, हनुमानगढ़ है। और इसमें हमें 15.22% क्या मिलती है, जो राजस्थान का हिस्सा है। परियोजना दूसरी भाखड़ा नांगल के बाद में दूसरी परियोजना कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना के लिए कुछ बात करें तो सबसे पहले कि ये झारखंड और पश्चिमी बंगाल की प्रमुख परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है, संयुक्त परियोजना। ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भाई दामोदर घाटी, दामोदर नदी है जिसे हम बंगाल का शोक कहते हैं। इस दामोदर नदी पे जो बाढ़ आती है इस बाढ़ को कम करना और इसके जल का सही उपयोग करना और इस क्षेत्र में जल की सही आपूर्ति पहुंचाना, ये किसका उद्देश्य था, इस दामोदर घाटी परियोजना का। इस दामोदर घाटी परियोजना के लिए हम देखें तो एक मार्गदर्शन बोल सकते हैं या प्रेरणा स्रोत है। तो इसका प्रेरणा स्रोत है टेनीसी नदी घाटी, जो कहाँ की है, अमेरिका की। कहाँ की है, अमेरिका की टेनीसी नदी घाटी, जिसका निर्माण 1933 में हुआ। इस टेनीसी नदी घाटी के आधार पर 1948 में कौन सी नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में पहली
परियोजना है। ये नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे पहली परियोजना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहली परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। अब इसके बाद में बारे में कहें तो दामोदर घाटी परियोजना के आधार पर क्या बनाया गया? दामोदर घाटी निगम बनाया गया, जिसका मुख्यालय क्या है? कहाँ पर है? कोलकाता में है। कहाँ पर? कोलकाता में। इसके बाद हम बात करें कि ये जो दामोदर नदी है वो कहाँ से? तो दामोदर नदी है वो छोटे नागपुर के पठार से निकलती है और यह नदी झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए हुगली नदी मिल जाती है। दामोदर जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? बिहार और ये आपके छोटा नागपुर के पठार से, झारखंड से। झारखंड और बिहार, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल होते हुए कहाँ मिल जाती है? हुगली नदी में। ये बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर बहती है और पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहती है। इस प्रकार इसकी कुल लंबाई 530 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में बात करें तो सहायक नदियों में बोकारो, कोनार, ये झारखंड में है, और बराकर नदी, बोकारो, कोनार और बराकर नदी है। इन तीनों नदियों के ऊपर जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई के लिए बांध बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करें बराकर नदी पर बांध बनाया जिसका नाम है तिलैया बांध। तिलैया बांध भी जैसे दामोदर नदी है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली नदी है, पहली नदी घाटी परियोजना है, उसी प्रकार तिलैया बांध भी पहला बांध है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। जो कौन सी नदी पे बना है? दामोदर की सहायक नदी कौन सी? बराकर नदी पे। इसके अलावा इसे बराकर नदी पे दूसरा बांध बना, उसका नाम क्या है? मेथान बांध। कौन सा? मेथान बांध। और इसकी सहायक नदी दामोदर की कोनार नदी पे बना है। कौन सा बांध? कोनार बांध। तथा दामोदर पे एक तो क्या बना? पंचेत पहाड़ी बांध और एक दामोदर परियोजना, और एक क्या है? दुर्गापुर बैराज। बैराज तो जानते हो, बैराज क्या होता है कि ऐसा बांध, ऐसा संग्रहित जल प्रतिरूप जिसका उपयोग केवल किसके लिए किया जाए? सिंचाई के लिए। तो ये कौन सा बांध है? दुर्गापुर बैराज। तो इस प्रकार दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की प्रमुख परियोजना है। नेक्स्ट परियोजना जो आपकी आती है वो है हीराकुंड परियोजना। भारत की प्रमुख परियोजना है जो महानदी पर बनी हुई है। कहाँ पर? उड़ीसा में। महानदी पर कहाँ पर बनी हुई है? उड़ीसा में। और इस नदी परियोजना को देखते हैं। जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ की रायपुर पहाड़ी या बस्तर पठार से निकलती है और यह छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में बहती है। कितनी? 875 किलोमीटर। और कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इस नदी की सहायक नदियों में दो नदियाँ आती है मुख्य। एक तो आती है ब्रह्माणी और एक आती है वैतरणी। एक तो कौन सी आती है? ब्रह्माणी आती है और कौन सी आती है? वैतरणी आती है। इस नदी पर जो बांध बना है हीराकुंड बांध, ये हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है। 4801 मीटर लंबा है, 61 मीटर ये चौड़ा है और ऊंचा है, और 810 करोड़ घन मीटर जल की क्या है? इसमें क्षमता है। इस हीराकुंड बांध पर यहाँ से दो नहरें, एक तो इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर और इसके बाई ओर दो नहरें निकाली। एक तो सेसन और एक निकली संबलपुर। एक तो कौन सी निकली? सेसन और एक कौन सी निकली? संबलपुर। वैसे देखें तो यह बांध जो है वो उड़ीसा में संबलपुर से 14 किलोमीटर दूर है। 14 किलोमीटर दूर क्या है? ये बांध है कहाँ से? संबलपुर से। और इस बांध पर 4 विद्युत गृह बनाए गए। कितने? 4 विद्युत गृह बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट है ये बांध, हीराकुंड बांध। एक रिपीट करते हैं कि यह है महानदी पे, कहाँ? उड़ीसा में बना है। और महानदी की दो सहायक नदियाँ कौन सी है? ब्रह्माणी और वैतरणी है। और इस पे नदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ से ये निकलती है और
उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 875 किलोमीटर लंबी है और इस नदी पे संबलपुर से 14 किलोमीटर आगे एक बांध बना है जिसका नाम क्या है, हीराकुंड है। और ये 1 मीटर क्या है लंबा है और 61 मीटर चौड़ा है और ऊंचा है और 810 करोड़ घन मीटर इसमें क्या है जल क्षमता है। 4 विद्युत ग्रह है और इसमें 2 नहरें, एक तो सैसन और एक संबलपुर और एक बोरगढ़ नहर इसमें निकाली गई है। अब इस महानदी की बात करें तो ये महानदी है उड़ीसा का शोक कही जाती है। क्या कही जाती है? उड़ीसा, क्योंकि बाढ़ के शोक का मतलब है विनाशकारी हलचलें करना, तो ये महानदी क्या है उड़ीसा का शोक कही जाती है। और इस पे ये महत्वाकांक्षी परियोजना जो हीराकुंड परियोजना है वो इस नदी पर इस प्रदेश में जल के सही उपयोग के लिए महत्वपूर्ण परियोजना मानी जाती है।